चलें इसको देखते हैं इस चैप्टर को। ये जो आपको स्लाइड्स मैंने दी हुई हैं जो आपके पास मौजूद हैं, ये बेसिकली इसी चैप्टर से निकाली गई हैं और इसी मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन एक्स्ट्रा किया हुआ है। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम कौन से होते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल में रिकम्बिनेंट में डीएनए और आरएनए होता है। इसमें कंप्लीमेंट्री डीएनए रिकम्बिनेशन क्या होती है, और इसके अलावा मैनिपुलेटिव एंजाइम बेसिकली प्यूरिफाइड एंजाइम होते हैं जो सेल्स में यूज करते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए। और इसके अलावा कि ये प्यूरिफिकेशन कैसे है कि केमिकल मेथड से होती है और कमर्शियल सप्लायर्स होते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक हमारे पास है कटिंग एंड ज्वाइनिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, लाइगेज है, और ये जो रेंज ऑफ डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम है, इसमें डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम में अगर उन्हें दिखाया है कि जी 4 टाइप्स हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये मैं आपको बुक से बता रही हूँ कि बेसिकली तो आपके पास बुक्स से आना है। न्यूक्लियस उन्होंने बताया है कि न्यूक्लियस जो आपके पास है वो एक्सोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस है। और इसमें ये भी बताया हुआ है कि एक टाइप है, एक एंजाइम डिफरेंट टाइप में भी हो सकता है। अब जो एंडोन्यूक्लियस है, जी जी अच्छा आप लोग देख रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में एक बात इन्होंने यहाँ पर ये बताई है कि एक्सो तो आउटसाइड मतलब टर्मिनल पे न्यूक्लियस एक्टिविटी करता है और एंडो इंटरनल पे, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड को कर रहा है या डबल स्टैंडर्ड को कर रहा है। यहाँ पर अगर आप स्लाइड देखें तो ये एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी शो कर रहा है, जबकि ये वाली जो डायग्राम है इसमें एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है कि एक्सोन्यूक्लियस में एक्सोन्यूक्लियस 3 सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पे एक्ट कर रहा है। नजर आ रहा है आप लोगों को? जी मैम। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिंगल स्ट्रैंड पे एक्सोन्यूक्लियस 3 एक्ट कर रहा है और बाल 3 1 डबल स्ट्रैंड पे कर रहा है। तो एक्सोन्यूक्लियस में भी आगे टाइप है कि आइदर इट एक्ट एज सिंगल या डबल स्ट्रैंड। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। बाकी ये चीजें मैंने आपको करवाई हैं वो मैं रिपीट नहीं करूंगी। जो कोई मिसिंग चीज लगी और मुझे लगा कि दैट्स इट इम्पोर्टेंट तो फिर वो मैं आपको करवा दूंगी। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी के बाद अगर आप यहाँ पर देखें आपकी बुक में मौजूद होगा, ये वाला नहीं है। एंडोन्यूक्लियस भी इसी तरह से 2 टाइप के होते हैं। एंडोन्यूक्लियस भी 2 फ्रेगमेंट के होते हैं कि वो इंटरनली कॉज करे, इंटरनली एक फ्रेगमेंट को करे या 2 को करे। यानी एंडोन्यूक्लियस में डीएनएस 1 और S1 न्यूक्लियस है। ये आपकी इस बुक में नहीं है लेकिन जो आपके पास 7th एडिशन है उसमें मौजूद होगा। उसमें ये है कि एक्सोन्यूक्लियस जो आपके पास मौजूद है वो आइदर ए स्ट्रैंड को एक्ट कर रहा है या स्पेसिफिक स्ट्रैंड को कर रहा है। तो डीएनएस जो है वो 2 स्ट्रैंड को करता है, लेकिन डीएनएस 1 जो स्ट्रैंड है वो बेसिकली क्या है कि डीएनएस 1 जो है वो नॉन स्पेसिफिक है और इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनएस 1 को अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दें तो क्या होगा कि आपके पास मोनोन्यूक्लियोटाइड भी आ जाएंगे और उसके अलावा वेरी शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को करते हैं और स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे करते हैं। लेकिन जो डीएनएस 1 भी एंडोन्यूक्लियस है जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग पे करता है। लाइगेज आप लोगों ने अभी पढ़ लिया था कि लाइगेज एंजाइम कैसे एक्ट करता है। बेसिकली ये डिसकंटिन्यूटी को रिपेयर करता है। ये S1 न्यूक्लियस और डीएनएस की एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो इसमें लाइगेज को आप देखें कि लाइगेज कैसे करता है कि डिसकंटिन्यूटी को रिपेयर करता है या 2 डिफरेंट ज्वाइनिंग मॉलिक्यूल करता है। देन पॉलीमरेज हमारे पास आ गया।
तो पॉलीमरेज में आप लोगों ने पढ़ा था कि पॉलीमरेज के लिए प्राइमर का होना जरूरी है इनिशिएशन के लिए। 4 टाइप के पॉलीमरेज हैं। पॉलीमरेज 1 की आपने पढ़ा था कि इसमें न्यूक्लियस और पॉलीमराइजेशन दोनों होती है। और नीलो फ्रेगमेंट आपने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। 323 अमाइनो एसिड डिलीट किए हुए हैं, ये सारा आपका इंक्लूडेड है। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, अच्छा इसमें आपने टैग डीएनए पॉलीमरेज का नहीं पढ़ा। टैग डीएनए पॉलीमरेज आपको पता है कि पीसीआर में यूज होता है। ये थर्मस एक्वेटिकस से लिया गया है और ये बेसिकली हॉट स्प्रिंग में मौजूद होता है। और ये टैग पॉलीमरेज में बेसिकली क्यों पीसीआर के लिए यूज किया जाता है कि हाई टेम्परेचर में ये स्टेबल होता है और इनएक्टिवेटेड नहीं होता। इसके अलावा पॉलीमरेज की एक टाइप मैंने आपको पहले भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कराई थी। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम में अगर आप लोग देखें तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज है। अब उन्होंने कहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बल्कि वो इतनी डिटेल है कि यहाँ पर भी मौजूद नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जरूरी क्यों होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों जरूरी होता है कि अगर आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन करना है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब क्लोन करेंगे तो पूरे जीनोम को नहीं कर सकते। तो जीनोम को करने के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की कटिंग साइट रिक्वायर्ड होती है, जो आप सिंगल जीन को कट कर सकते हैं, या 2 और 3 केबी है। फॉर एग्जाम्पल अगर लार्ज फ्रेगमेंट 80 केबी का जीनोम है तो आप उसको क्लोन नहीं कर सकते। तो हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए होती हैं जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कट कर सके। अब देखिए ये लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको क्लोन करना है और ये उसका एक हिस्से को क्लोन करना है। तो पूरे को करने के बजाय हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के एक्सटर्नल साइड को कट करेंगे और उसको लाइगेट करेंगे, ताकि हम डीएनए मॉलिक्यूल को हम फर्दर क्लोनिंग के लिए यूज कर सकें। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद डिस्कवरी एंड फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। होस्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, जिसमें बताया था कि अगर मिथाइलेज एक्ट कर जाए तो फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट नहीं करेगा। और ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, जिसे देखिए ये मिथाइलेज एक्ट कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर फेक डीएनए है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट जाए तो उसका क्लीवेज हो जाती है। लेकिन अगर क्लीवेज नहीं होती तो उसकी वजह ये है कि मिथाइलेज से मिथानोइन हो जाती है, मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है साइटोसिन और ग्वानिन पे, तो जिसकी वजह से बैक्टीरियल डीएनए क्लीव नहीं होता। तो ये वही डायग्राम है, बस थोड़ी मॉडिफाइड हुई है। जी जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? जी क्लास, एनी क्वेश्चन? हैंड रेज कर लें। क्लियर है तो फिर भी हैंड रेज कर दें, चले। नो मैम क्लियर है, सही ठीक है, ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। इसमें स्पेसिफिक साइट है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था कि ब्लाइंड एंड होता है, न्यूक्लियोटाइड एंड होता है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखें डिफरेंट टाइप्स है, वहीं से बनाया हुआ थोड़ा सा मिलता जुलता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं या रिकग्निशन साइट होती हैं, इनकी अक्रिंग की है। एक नया थोड़ा सा टॉपिक है। इसमें अगर आप लोग देखें कि आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो 4 टाइप्स की होती हैं। कौन सी होती है? यहाँ पर मेंशन है कि 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास एडिनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन है। और इनकी जो अक्रस होती है वो 4x4 होती है। इन 256 न्यूक्लियोटाइड के बाद सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिपीट होती है, हेक्सा न्यूक्लियोटाइड है। टेट्रा न्यूक्लियोटाइड अगर होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, ये फिर बिल्कुल एग्जैक्ट 100% ठीक नहीं होती, लेकिन ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन है जिसमें ये कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे GATC, तो ये कैसे हम पूरे जीनोम में कैसे डिटेक्ट करेंगे? हम 4 न्यूक्लियोटाइड हैं और 4 इंटू रेज पावर, हम कहेंगे 256 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये वाला रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर 6 न्यूक्लियोटाइड की अगर रिकग्निशन सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल जिस तरह GGATCC, ये इको R1 की है, तो उसको हम 4 इंटू रेस पावर 6 करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये 4096 के बाद रिपीट हो रही है। ये जो कैलकुलेशन है
वो एक ऑर्डर फैशन में है कि मतलब कि न्यूक्लियोटाइड इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल पोजीशन में मौजूद हो, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर 49 kb का लेम्डा का डीएनए मॉलिक्यूल है तो उसमें 12 साइट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं और हेक्सा न्यूक्लियर रिकग्निशन सीक्वेंस है, तो इसका मतलब है कि 6 उसकी साइट्स होंगी उसके सीक्वेंस में। तो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती इन नेचुरल। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो तो हमारे पास जो मौजूद हो फ्रेगमेंट बने वो इक्वल साइज के हों, लेकिन हमारे पास इक्वल साइज के नहीं बने। अब उन्होंने कहा है कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की यहाँ पर देखें लेम्डा डीएनए की, तो BG1 2 BAMH1 SOL1, अब इसमें सब स्प्रेड हुए डिफरेंट साइड पे। अगर 4.10 यहाँ पर देखें, इसकी क्लीवेज साइट देखें यहाँ पर कि BG2 की 6 साइट है, BAMH1 की 5 साइट है, SOL1 की 2 साइट है। तो यहाँ पर BG1 से कट करेंगे तो BG1 से अगर आप जरा इसको बच्चे जरा कैलकुलेशंस करें, BG1 टू I2 का 6 साइड्स हैं, तो इसके कितने फ्रेगमेंट बनेंगे। यहाँ पर अगर ब्लू वाला अगर आप देखें, नजर आ रहा है सबको, ये जरा समझने वाली चीज है बच्चों, आप लोगों ने समझना है। नजर आ रहा है? यस मैम। यस यहाँ पर अगर BG2 की 6 साइट है तो एक 0 से लेके 20 kb तक 22 तक है, ठीक है। एक फ्रेगमेंट हमारा ये बनेगा। ये आपको कटिंग बता रहा है बच्चे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने करने हैं। दूसरा फ्रेगमेंट कितने का बनेगा, 22 से लेके 35 तक ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए। फिर 35 से लेके 37 तक, फिर वहां से छोटा छोटे फ्रेगमेंट इतने बनेंगे। इसी तरह BAMH1 में 5 साइट है, तो BAMH1 में जो पहला रिस्ट्रिक्शन साइट बनेगी वो आपके पास BAMH1 की क्या आएगी, 7 से लेके ऑलमोस्ट 22 तक आएगा BAMH1 का, फिर 16 तक आएगा। मतलब वो उन्होंने साइज लिखे हुए हैं, ये आपके साइज है और ये जो ऊपर लिखी हुई है ये पोजीशंस हैं। स्टूडेंट्स कभी भी साइज, फ्रेगमेंट साइज और डीएनए पोजीशंस को मिक्स नहीं करना, क्वेश्चंस आपने देखने हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरह फ्रेगमेंट बना लेने हैं। तो उन्होंने कहा है कि लेम्डा में ये साइड्स हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास फ्रेगमेंट है वो डिफरेंट साइज के आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? मैम ये हम रिमाइंड कैसे रखेंगे, ये जो आपने पोजीशंस बताई हैं ये हम रिमाइंड कैसे करेंगे इसको? मैं पोजीशन बता दूंगी, मैं रेस्ट्रिक्शन साइड बता दूंगी, मैं कह दूंगी कि आप फ्रेगमेंट साइज बताएं, या मैं फ्रेगमेंट साइज बता दूंगी, रिस्ट्रिक्शन साइड बता दूंगी, आपने पोजीशंस बतानी है। एक चीज क्वेश्चन में मस्ट होगा, ठीक है। जैसे मैम ये जो नीचे, हाँ जी सॉरी बोलो बोलो मैम, बोलो। नीचे जो इन्होंने ये साइज लिखा हुआ है लाइक 60 415 जी 651 2392, ये साइज है और ऊपर 0 10 20 30 वो पोजीशंस हैं। जी जी ऐसा ही है। और साइज तो जी साइज में आपने देखना है कि 22,000 बेस पेयर का है, मतलब इतने बेस पेयर का एक फ्रेगमेंट है। आपने पोजीशन के हिसाब से नहीं लिखना, जब पोजीशंस मांगी जाए तो फिर आपने पोजीशंस देनी है, ठीक है। मैम ये साइज वाला एक दफा दोबारा बता दीजिए। साइज क्या देखें, ये मैम इसको 6 साइड्स हैं, तो अगर 0 से लेके 22 तक कटिंग हुई है तो एक फ्रेगमेंट 22 kb का है। अब 22 से लेकर एक फ्रेगमेंट 35 तक कटा है फॉर एग्जांपल, तो उसको माइनस करें, 35 माइनस 22, उसमें 13, ऑलमोस्ट ये रैंडम मतलब स्पेसिफिक नहीं है ना, एक एक पोजीशन तो नहीं दी ना, तो आपके पास फ्रेगमेंट क्या आएगा, 13,286 13,286 का फ्रेगमेंट आएगा। फिर ये दो फ्रेगमेंट देखिए, हैंड शो हो रहा है मेरा, ये दो 35 से लेके 30 तकरीबन 1000 बेस पेयर पे है, तो ये 96 का एक फ्रेगमेंट बन गया। तो एक फ्रेगमेंट से हाईएस्ट पोजीशन से स्लो दूसरे वाले लो की माइनस कर देते हैं, हमारे पास साइज आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई है? नहीं मैम, साइज वाली बात बिल्कुल नहीं समझ आई। मैम कट साइज करें वाली ना, बात तो नहीं समझ आ रही तो कट करें इसको, जरा देखें इस डायग्राम को, सोचें। मैम इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं हमारे पास वो तो नहीं आएगी ना?
जैसे ये एग्जैक्ट नीचे वैल्यू exact इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि इन्होंने पोजीशन एग्जैक्ट नहीं दी। अगर इन्होंने पोजीशन एग्जैक्ट दी हो ना तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू होती। अभी रिस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये बैम H1 फर्स्ट साइट है 0 और 10 के दरमियान में, अब मुझे ये नहीं पता 5 KB पे है या 6 KB पे है। अगर यहाँ पे 6 KB ऊपर लिखा होता पोजीशन तो फिर एग्जैक्ट साइज मेरे पास। यस मैम, अगर 6 KB लिखा होता है इट मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6000 जी ऐसा बेस ही है। पेयर। हाँ जी ऐसा ही है। तो मैम एग्जैक्ट इसमें तो कोई बस भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आएगा बात ना नहीं है, जी। जस्ट ऐसे है की बात, ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है कि जहां से जो साइड स्टार्ट हो रही है और जहां पे एंड हो रही है प्लस जी जी माइनस करके इसका आंसर जी है, बस सिंपल। एंड वाली साइड से माइनस करके आपके पास फ्रेगमेंट साइज आ जाएगा। जी मैम, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यूज हों। एग्जैक्ट वैल्यू ये तो इन्होंने एग्जांपल दी है ना, जब आपको यस मैम, आएगा तो अब एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, यस मैम, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस नहीं मैम। हुआ आप कोशिश करें क्लियर करने की, इतनी भी लॉजिकल बात नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि बेसिकली के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब हम बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे कट करता है, कैसे बनाता है, इस चीज को हम देखें, मतलब कटिंग कैसे उसकी होती है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आप देखें, सबसे पहले अगर हमने लैम्डा DNA को कट करना हो, उसकी 125 mg/ml कंसंट्रेशन हो, और कट किससे कर रहा हो, आपको भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताया है। कौन सा बताया है? BG12I2। तो इसमें उन्होंने कहा इससे करना है। तो सबसे पहले आपने DNA को टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, फिर उसके बाद DNA जो आपने कट करना है उसके हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल 2 माइक्रोग्राम ऑफ लैम्डा DNA को कट करना है, तो इसका मतलब है कि 16 माइक्रोलीटर सैंपल में होगा। क्या मतलब? अगर 125 mg/ml कंसंट्रेशन है DNA की, ठीक है, मेरी बात जरा गौर से सुने क्लास, अगर 125 mg/ml DNA की कंसंट्रेशन है और हमें रिक्वायर्ड कितनी है 2 माइक्रोग्राम, तो हमें कितने माइक्रोलीटर ऐड करने होंगे टेस्ट ट्यूब में? कैलकुलेट करें प्लीज। समझ आई है क्लास? रिस्पॉन्स करें ना, ये सबसे आसान टॉपिक है जो मैं आपको ऑनलाइन में करा रही हूँ। मैम इसमें मैथ्स है, इसमें इसकी समझ नहीं आ रही। मैथ है तो समझे ना, इतनी बेसिक मैथ तो आनी चाहिए बच्चों को। उन्हें पढ़ाते छते नहीं है मैथ शायद? नहीं पढ़ाते, जरा पढ़ाया करो, क्योंकि रिकम्बिनेंट मैथ तो होनी है। अगर 125 mg/ml है तो समझ नहीं आ रही तो समझे ना आप लोग। रिकम्बिनेंट रट्टे वाली चीज थोड़ी है ये तो। मैम वो सीरियल डाइल्यूशन के टॉपिक में हमने ये चीज पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी? सीरियल डाइल्यूशन में मैम। हाँ जी, तो ये वही चीज है कि अगर 125 है एम कंसंट्रेशन इतनी है और हमने इसको 2 माइक्रोग्राम बनाना है, पहले मुझे बताएं कि मिलीग्राम और माइक्रोग्राम का आपस में क्या रिलेशन है? मैम वो 10⁻³ और -6 का है। माइक्रोग्राम 10⁻⁻6 है, ठीक है। यस मैम, मिलीग्राम क्या है? 10⁻³ -3। तो इसका मतलब है कि हमने इसके 16 माइक्रोलीटर ऐड करने हैं, तो हमारे पास कंसंट्रेशन 125 आएगी। क्लास जरा इसको सोचिएगा, ये सॉल्व करके आइएगा नेक्स्ट टाइम। फिर उन्होंने कहा कि पहले DNA हम ऐड करेंगे, ठीक है। DNA ऐड करने के बाद हमने बफर डालना है। जो बफर क्या होगा? बफर बेसिकली हर रिस्ट्रिक्शन, ये लैब में कैसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि बफर हम डालेंगे। बफर कैसे होगा कि BG2 का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है उसके साथ हमें एक बफर की बोतल मिलती है। तो अगर 2 माइक्रोग्राम है और हमने बफर उतना ही डालना है जितना हमें रिक्वायर्ड है। अगर 20 का रिएक्शन है तो बेसिकली हम 2 माइक्रोलीटर बफर डालेंगे। जितने का रिएक्शन होगा उतने डिजिट कम करके बफर डालेंगे।
फिर उसके बाद हमने एंजाइम ऐड करना है। एंजाइम ऐड किया तो अभी मैंने आपको बताया कि 16 माइक्रोलीटर ये है, 2 माइक्रोलीटर बफर है। रिएक्शन कितने का है टोटल? अभी क्या मैंने बताया, रिएक्शन कितने का होना चाहिए? क्लास मेरी आवाज गौर से सुन रहे हैं ना आप लोग? 20 जी मैम सुन रहे हैं। कितना बफर होगा ना, 2 माइक्रोलीटर, तो इसका मतलब है कि 20 का रिएक्शन होगा। तो 16 माइक्रोलीटर अगर आपने 2 माइक्रोग्राम डीएनए बनाने के लिए 16 माइक्रोलीटर डीएनए डाला है, तो 2 माइक्रोलीटर बफर डाला, तो आपके पास कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा इस टाइम पे? 18 माइक्रोलीटर। 18 माइक्रोलीटर में अगर आप 0.5 ऐड करेंगे एंजाइम, 0.5 एंजाइम ऐड करके फिर कितना हो गया हमारे पास? 18.5। ठीक है, फिर 1.5 यस माइक्रोलीटर आप वाटर डालेंगे ताकि हमारा 20 का रिएक्शन हो जाएगा। 1.5 ऐड एंजाइम हमने डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और हमने इंक्यूबेट कर दिया 37 सेल्सियस पे 1 आवर के लिए। देन हम इसके बाद फिनोल या ईडीटीए करेंगे, ऐड करेंगे कि वो एंजाइम एक्टिव हो जाए। हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अगर रखेंगे तो वो क्लीव करता जाएगा, लेकिन हमने क्लीव नहीं करना। हमने जितनी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हो जाए वहां पे हमने बस कर देना है। तो फिर हम ईडीटी या फिनोल ऐड कर देंगे ताकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की एक्टिविटी खत्म हो जाए। बेसिकली ईडीटीए ऐड करने का मकसद क्या है? ईडीटीए ऐड करने का मकसद ये है कि उसमें मैग्नीशियम आयन होते हैं बफर में, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को क्या करते हैं, को फैक्टर के तौर पे यूज करते हैं, को एंजाइम के तौर पे यूज करते हैं। याद है ना आपको, मैंने बताया था बैम H1 की एक्टिविटी क्लास में करवाई थी कि को एंजाइम एक्ट करता है, को फैक्टर एक्ट करता है, तो वहां पे मैग्नीशियम आयन अटैच होता है, तो फिर उसकी कैटालिटिक सेंटर ओपन होता है, तो हम ईडीटीए से मैग्नीशियम आयन को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डू नॉट फर्दर एक्ट। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा कि क्लीवेज आ जाएगी। और क्लीवेज के बाद उन्होंने कहा है कि जब आपकी कंपोजिशन सुटेबल बफर की है, अब वो जो बफर है Bg2 का, उसमें क्या है? बेसिकली मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, थ्रियोटोल है, ट्रिस क्लोराइड है। ये सारी चीजें बेसिकली इसकी एक्टिविटी के लिए जरूरत होती है। और उन्होंने कहा जो बफर होता है वो 10 टाइम वर्किंग कंडीशन में होता है। अगर आपने डाइल्यूट करके ऐड करना होता है, अगर आपने 20 माइक्रोलीटर का सोल्यूशन ऐड करना है तो आप 2 माइक्रोलीटर का बफर डालेंगे। मैंने यही आपको कहा है ना कि 2 माइक्रोलीटर का डालना है। तो वो 2 माइक्रोलीटर क्यों ऐड करना है कि बफर ऑलरेडी 10x का सोल्यूशन होता है। जी सितार। जी आमिर। मैम, मैंने ये पूछना था कि ये जो सारी कंडीशंस हैं ये एंजाइम टू एंजाइम वेरी करती हैं? जी जी, बफर वेरी करता है, हर एंजाइम का बफर डिफरेंट होता है। एंड मैम बाकी जो सोल्यूशन की कंडीशंस हैं कि कौन कौन से उसे मतलब कैटलिस्ट चाहिए, को फैक्टर्स चाहिए एंजाइम को काम करने नहीं, के लिए? मैग्नीशियम ही होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो टाइप 2 होते हैं ना, उसके लिए मैग्नीशियम ही रिक्वायर्ड होता है ज्यादातर। आपने पढ़ा था ना, जी टाइप मैम। मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना, और हम जी टाइप मैम। 2 यूज करते हैं। ठीक है आमिर। अच्छा, यस मैम। आमिर के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा? कायनात इफ्तिखार समझ आ रही है? जीनत अदरीस मिनाल। अच्छा, यस यस मैम मैम आ समझ रही आ है। रही हाँ, है। अब आपको मैम ये पता चल टैग गया। जी, मैम इसने यहाँ पे बस Yes, टैग ma'am. डीएनए यूज किया है, इसके अलावा कोई और डीएनए हम यूज नहीं कर सकते? टैग कहाँ यूज किया हमने? ये तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, टैग तो यूज ही नहीं किया। टैग डीएनए पॉलीमरेज इज डिफरेंट थिंग। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज Bg2 लिख किया है। अगर आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट जो भी मौजूद होगी वेक्टर्स डीएनए में, वो यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्लास? क्लास मेरा गला बैठ गया, आप लोग किया करें। यस मैम। अगर नहीं क्लियर तो बता दिया करें, मुझे ये अच्छी बात नहीं लगती कि आप लोगों को समझ ना आए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जितना जो बफर होगा वो, चलें ठीक है, जो बफर है वो बेसिकली क्या होगा कि 10x का वर्किंग सोल्यूशन होता है, तो वो हमने 2 माइक्रोलीटर ऐड किया होता है।
फिर उसके बाद हम 1 आवर की रिक्वायरमेंट होती है, 2 यूनिट काफी होंगे इसको कट करने के लिए। और 2 यूनिट का क्या मतलब है कि बेसिकली कि हमारे पास Bg12 है, वो बेसिकली कंसंट्रेशन होता है 4 यूनिट पर माइक्रोलीटर। तो 0.5 हमारे पास काफी एफिशिएंट है, क्योंकि 4 यूनिट पर माइक्रोलीटर है ना, तो हमने 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे लिए क्लीवेज एनफ होगी। अगर आप रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस ज्यादा डाल देते हैं तो आपका और टाइम आपका ज्यादा हो जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो टाइम और टेम्परेचर को आपने और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो कंसंट्रेशन है, ये तीनों चीजों को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि Bg1I2 है वो 37 पे अच्छा काम करता है, लेकिन TAC1 जो है वो एक एंजाइम है, थर्मोसिक्वेटिकस टैग डीएनए पॉलीमरेज है, वो वर्क अच्छा नहीं करता, तो उसको इंक्यूबेट करना पड़ता है 65 पे। तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि टाइम टू टाइम इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, मतलब हर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और उन्होंने कहा है कि 1 आवर की रिस्ट्रिक्शन के बाद अगर फ्रैगमेंट को आप देखेंगे तो देखेंगे कि बेसिकली वो कट हुए होंगे एक्सीडेंटली नहीं, बल्कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से। लेकिन अगर आपने एंजाइम को किल करना है, जिसकी वजह से आपने 70 सेल्सियस पे आपने ईडीटी या फेनॉल ऐड करना है, जिससे क्या होगा कि वो मैग्नीशियम आयन से बाइंड कर देगा और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्दर काम नहीं करेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब उन्होंने एक और सवाल किया, एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज। उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये आप लोगों ने पढ़ा है ना, एग्रोस पढ़ी है ना आप लोगों ने, एग्रोस पढ़ी है ना डॉक्टर क्लास में? Yes, ma'am. जी तो मैम उन्होंने तो उन्होंने कहा है कि फ्रेगमेंट जो हमारे पास आएंगे उनको हम एग्रोस पे देखेंगे कि लार्जर जो डीएनए मॉलिक्यूल है बेसिकली जो उनका उसका विस्कस सॉल्यूशन होता है जो स्मॉलर वन के हिसाब से, और जो क्लीवेज होती है वो बेसिकली डिक्रीज इन विस्कोसिटी के हिसाब से होती है। तो अब एग्रोज इसी चीज के लिए चेक किया गया है। देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बफर ऐड करेंगे। नेगेटिव चार्ज हमेशा डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है और वो पॉजिटिव की तरफ बाइंड करता है, मूव करता है। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि फॉस्फेट की जो बैकबोन है वो नेगेटिव होती है, और डीएनए को हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करेंगे और उसको रीड करेंगे। जो बैंड लार्ज साइज के होंगे वो स्लोर मूव करेंगे, जो स्मॉलेस्ट होंगे वो जल्दी मूव करेंगे। अब उन्होंने कहा कि जो सेपरेशन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सॉरी, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की तरह टेक्निक होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी सेपरेट करता है डीएनए मॉलिक्यूल, और डीएनए मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में वो माइग्रेट करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है, और ये रेट ऑफ माइग्रेशन है वो डिपेंड करती है कि शेप क्या है और चार्ज क्या है, उसके ऊपर चार्ज टू मैस रेशियो क्या है, कि चार्ज के साथ उसका मैस कितना है। और कहते हैं अनफॉर्चुनेटली डीएनए मॉलिक्यूल सेम शेप के होते हैं, तो ये बेसिकली चार्ज टू मैस रेशियो की बेस पर होता है कि लार्ज फ्रेगमेंट स्लोली मूव करेगा, लेकिन जो स्मॉल है वो फास्ट मूव करेगा। इस तरह हम सेपरेट कर देते हैं साइज के बेस पे। फ्रेगमेंट ऑफ डिफरेंट साइड कैन नॉट बी देयरफॉर सेपरेटेड। लेकिन ये जो बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, सिंपल ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, लेकिन इसके अलावा एक और इसमें है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, लेकिन जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें क्या होगा कि आपने क्या करना होता है कि ऐड करना होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल ऐड करते हैं जो बेसिकली एग्रोस होती है पॉलीक्रिलामाइड, जिसमें कॉम्प्लेक्स पोर्स होते हैं, और उन पोर्स में से डीएनए मॉलिक्यूल बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो बेसिकली स्मॉलर मॉलिक्यूल वो माइग्रेट करते हैं। अगर सिंपल डीएनए का सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मतलब है कि एक को पॉजिटिव चार्ज है दूसरे को नेगेटिव, तो वो कह रहे थे कि वो मूव नहीं कर सकते रेट ऑफ माइग्रेशन। लेकिन अगर हम एग्रोस ऐड करें और पोरिंग मटेरियल ऐड करें तो वो साइज की बेस पे मूव कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो जेल का साइज है
वो जेल की जो कंसंट्रेशन है वो डिटरमिन करती है कि डीएनए का कौन सा साइज है। फॉर एग्जांपल 0.5 एग्रोज है, 0.5 एग्रो 0.5% एग्रोज का क्या मतलब है? 0.5% एग्रोज का क्या मतलब है जी क्लास? 0.5% एग्रोज का क्या मतलब है? मैम इसका मतलब है कि हमने उसका जो 100 ml का सोल्यूशन बनाया है उसमें 0.5 ऐड किया है, तो इसका मतलब है कि इसके सुराख बड़े हैं, इसके सुराख बड़े हैं, और जो मॉलिक्यूल हमने सेपरेट करने हैं वो 1 से 30 kb तक है। सिमिलरली अगर आप 40% पॉलीएक्रिलामाइड जेल बनाएंगे तो इसका मतलब है कि वो स्मॉल पोर्स हैं, और उसमें जो हम मॉलिक्यूल सेपरेट कर रहे हैं वो 1 से 300। ये जो प्रोटोकॉल है कि कितने मॉलिक्यूल के लिए कितनी जेल बननी चाहिए, कितनी कंसंट्रेशन की, ये हमारे पास जीन क्लोनिंग की में होती है। आप ये जैसे जैसे देखेंगे जी जी मैम जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी पोर साइज कम होता जाएगा। जी जी, क्योंकि उसमें भाई देखो ना, मैं आपको बात बताती हूँ, जेली है जो खाते हैं आप, कस्टर्ड रफान वाली, तो जैसे आप यस जेली डालते हैं, आप कभी लालच करें कि 2 कप पानी डाल दें, तो वो जेली क्या होती है? पानी की तरह बनती है। यस मैम। तो ये भी जेली की टाइप की तरह होती है ना, इसके पोर होते हैं। जैसे आप कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो उसके सुराख छोटे होंगे, और छोटे सुराखों में छोटे मॉलिक्यूल सेपरेट करा गया। ठीक है, यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पर सैंपल्स देखें, यहाँ पे बेसिकली एग्रोस ये है, इसमें सैंपल रन किए गए हैं, फिर हम एथिडियम से बाउंड एथिडियम सोल्यूशन में सोक करेंगे। एथिडियम का सोल्यूशन जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो डीएनए के साथ इंटरकोलेट कर जाता है। एथिडियम विजुलाइज करेंगे कि हमारे बैंड कहाँ मूव करेंगे, जब एग्रोस रन करेगी ना तो आपको ऐसे ही नजर आएगी, लेकिन जब एथिडियम के साथ हम स्टेन करते हैं ना तो हमें डीएनए बैंड मूव करते नजर आते हैं। तो डीएनए बैंड, एथिडियम का क्या रोल है? बेसिकली एथिडियम ब्रोमाइड क्या है कि ये बेसिकली डीएनए का डाई करने के लिए होता है, विजुलाइज करने के लिए होता है। जो बैंड है उनकी पोजीशन शो करता है, और एथिडियम क्या करता है कि डीएनए के साथ इंटरकोलेट कर देता है, और जब डीएनए के साथ इंटरकोलेट कर देता है तो वो यूवी लाइट में एक्सपोर हो जाता है और फ्लोरेसेंस दिखाता है। एथिडियम ब्रोमाइड के अलावा भी कुछ डाइज हैं जो यूज की जाती हैं, मगर लैब में जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो एथिडियम ब्रोमाइड ही यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा एथिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो कैंसरस होता है। अगर आप जब लैब में यूज करेंगे, कभी आपने मॉलिक्यूलर लेवल का काम किया तो एथिडियम ब्रोमाइड जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स टू डेंजरस, आपको एहतियात से यूज करना पड़ता है। अब आपने डीएनए फ्रेगमेंट पहले बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करा दिया, जेल पे रन भी कर लिया, तो अब आपने विजुलाइज